और बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको खबर बेलागंज से, जहां उपचुनाव के बीच ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार कर दिया है और बेलाड़ी पंचायत के मतदान केंद्र 24 पर गढ़वा ग्राम और टोला पोखरा के सैकड़ों ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार किया है। मतदान केंद्र पर 700 वोट है, लेकिन कई घंटों बाद भी केवल 2 ही वोट पड़े हैं और आक्रोशित ग्रामीणों की मांग है कि मुख्यालय से गांव तक दोनों तरफ से पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है और साथ ही जमुना नदी और नहर में पुल पुलिया नहीं है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बरसात में शहर से संपर्क टूट जाता है, आगमन बंद हो जाता है, बीमार लोगों के इलाज में दिक्कत होती है। आज तक कोई भी सांसद और विधायक यहां नहीं पहुंचा है, जिससे ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और वोट बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बेला प्रखंड डढ़मा पोखरा गांव है और यहाँ हम लोग का गांव में विकास ना हुआ है, ना रोड है, ना पुल है, ना नहर में पुल है और हम लोग को इतना तकलीफ होता है कि जब बरसात हो जाता है तो वहाँ के जब बाजार जाने की ज़रूरत आता है तो लोग गांव में ही रह जाते हैं और बीमार पड़ते हैं, तो दिखाने तक जाने का कोई उपाय ना होता है। लोग यहाँ बीमारी से मर जाते हैं, बरसात के दिन में जाने का रास्ता का प्रॉब्लम है। मोटर से पानी दे रहा है, न कुछ दे रहा है, ठेकेदार अपना पैसा निकाल लिया और बना के छोड़ दिया ऐसे ही। आज तक पानी हम लोग को नहीं मिल रहा, पानी बार हम लोग लड़ा रहे हैं। खानों को यहाँ पर जाते हैं तो कौन वहाँ जाते हैं तो वहाँ से पानी ला कर दूर दूर पे हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। यह रोड नहीं बन रहा है, आज तक हम लोग पार होने का किधर मौका नहीं मिल रहा कि हाँ पार होकर जाए रोड से, कोई रोडे नहीं है। इस तरह भी नदी पर रहा है, पुल टूटा हुआ है। बेलागंज 232 में उत्क्रमित मध्य विद्यालय डढ़वा, यहाँ पर एक भी वोटर दिख नहीं रहा है। 2 वोट हुआ है सुबह में, उसके बाद से लोग बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे सूचना ऊपर दे दिया गया है, कंट्रोल रूम तक इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। कितने यहाँ पे पोल्स हैं? टोटल 643 है। और कितने समय अभी हो रहे हैं? अभी 9 साढ़े 9 हो रहा है। कितने वोट अभी तक पड़े हैं? 2 वोट पड़ा हुआ है। वजह क्या है? वजह ये लोग ग्रामीण लोग पुल की मांग कर रहे हैं, कोई भी यहाँ के जो भी है नहीं कर पाए हैं, इस वजह से गुस्सा है। और गया के बेलागंज में लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। बता दें आपको, लोगों ने जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप लगाया है। सड़क पुल पुलिया नहीं होने की वजह से स्थानीय लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है और लोगों का कहना है कि यहां पर पुल पुलिया नहीं होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अगर हम बरसात की बात करें तो ऐसे में लोगों का जो संपर्क है वो शहर से टूट जाता है और इसको लेकर लोगों ने वोट बहिष्कार किया है। और आपको टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई यह तस्वीरें सामने आई है। कोडरमा, बरकट्टा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, चतरा, सिमरिया और बरहरगोड़ा, घटशिला और पोटका, यह वो तमाम जगह से तस्वीरें सामने आई है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। चाहे महिलाएं या फिर बुजुर्ग और युवा हो, पुरुष हो, सभी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं और ऐसे में तमाम जो मुद्दे हैं उनके मन में क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर सभी पहुंच रहे हैं और तमाम मुद्दों को लेकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और यह तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी जागरूक नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ लोगों से भी लगातार अपील कर रहे हैं कि आप घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष कोडरमा से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंदुकार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब चलिए सीधा रुख कर लेते हैं और इस बीच अब सबसे पहले हम रुख करते हैं संवाददाता उत्कर्ष की ओर। और उत्कर्ष, अभी तक क्या कुछ तस्वीरें जो है वह सामने आ रही है, चूंकि आप कोडरमा में है और वहां पर मतदाता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और मतदान केंद्र पर दिन चढ़ने के साथ ही किस तरह की जो तस्वीरें हैं वह निकल कर सामने आ रही है?
रही है उत्कर्ष। और बिल्कुल है ना, देखिए कह सकते हैं कि इस बार अगर खासकर कोडरमा की बात की जाए तो करीब 60% तक जो वोट प्रतिशत है वो पहुंच गया है और कहा जा सकता है कि ये एक अच्छा कह सकते हैं कि प्रतिशत नज़र आ रहा है। अगर सुबह से ही हमने 7 बजे से वो तमाम तस्वीरें दिखाई हैं किस तरीके से अलग अलग बूथों पर लोग जो है वो पहुँच रहे हैं, जागरूक होकर अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और ऐसी ही तस्वीरें इस मॉडल बूथ सेंटर से भी नज़र आ रही हैं। देखिए अभी भी दिन चढ़ता जा रहा है लेकिन लोगों का उत्साह, लोगों का जुनून नए सरकार के लिए, अपने कार्य के लिए जो है वो कम होता नजर नहीं आ रहा। ये मॉडल बूथ सेंटर है, यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं होती हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, तमाम लोगों के लिए सुविधाएं होती हैं ताकि वो यहाँ पर आए, अपने वोट को कास्ट करें और साथ ही साथ सेल्फीज पॉइंट बनाई जाती हैं, डिस्पेंसरीज रहती है, तो सुविधाएं जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर है। अभी भी कतारबद्ध तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं और मतदान जो है वो हो रहा है। करीब 50% से 60% के बीच जो है वो मतों का प्रतिशत वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर सबसे अहम बात इसलिए भी निकल के सामने आ जाती है क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ जहाँ आरजेडी के सुभाष यादव हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की नीरा यादव हैं जो वर्तमान में विधायक भी हैं और इस बार चुनाव में भी लड़ रही हैं। तो कह सकते हैं कि एक पूरी तरीके से कोशिश ज़रूर है कि समीकरण को बदलने की कोशिश की जाए, लेकिन फिलहाल अगर यहाँ की बात की जाए तो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर मेन मुद्दों की बात की जाए, खासकर वो मुद्दे जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उससे वंचित आज भी कोडरमा नजर आता है। यहाँ के लोगों का ये साफ कहना है कि सिंचाई, दवाई, कार्रवाई, जिसकी बात तेजस्वी यादव आमतौर पर वहाँ पर कहते हैं, बिहार में भी कहते नजर आते हैं, लेकिन अब ये तमाम चीज़ें कह सकते हैं कि झारखंड में भी नजर आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं जो है, चाहे सड़क हो, रोजगार हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, ये तमाम चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, वंचित हैं लोग कई जगहों पर। और उसको लेकर जो लोग हैं वहाँ पर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और चलिए लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और बहुत बहुत स्वागत है इंदुकांत जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और यहाँ पर झारखंड विधानसभा चुनाव की बात हो रही है और झारखंड की अगर हम बात करें तो वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपने बेहद करीब से झारखंड को देखा होगा। तो ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरह से झारखंड में लगातार कैंपेनिंग हुई है, तमाम लोक लुभावन वायदे हुए हैं, उसको लेकर जो इस बार की तस्वीरें हैं इस पर कितना असर पड़ेगा? और अगर ओवरऑल देखा जाए तो यह पहला चरण जो है इसमें यह कितना महत्वपूर्ण है? जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। जी देखिए, झारखंड में पहले चरण में आपको पता है कि 43 सीटों के लिए 81 सदस्यीय विधानसभा है, उसमें 43 सीटों के लिए आज सवेरे 7 बजे से मतदान चल रहा है और जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसके हिसाब से एनडीए और जो कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन है आरजेडी का, इनके बीच में सीधा मुकाबला है और कांटे की टक्कर है। लेकिन इस बार कहीं न कहीं जो राजग है उसे एज दिख रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार के तमाम मामले झारखंड में सामने आए, किस तरह से कांग्रेस के सांसद, राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू जी की यहाँ 325 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई। उसके बाद हाल फिलहाल में आपको मालूम होगा कुछ महीने पहले वहां पे आलमगीर आलम जो मिनिस्टर थे कांग्रेस कोटे से, उनके पीए के नौकर के यहाँ से करीब 25 करोड़ रुपए नकदी बरामद हुई। तो ये सारी चीजों से एक जो सरकार की छवि थी, और आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में रहे लगभग 6 महीने तक। इवन लोकसभा चुनाव के समय भी उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट तक से भी। तो ऐसी परिस्थितियों में जनता में एक संदेश गया है कि जो सरकार यहाँ काम कर रही थी पहले से, वो कहीं न कहीं पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थी। ऐसे में जो लोग इन जो केसेस थे चल रहे थे तो मुख्यमंत्री के खिलाफ, कांग्रेस और जेएमएम के तमाम नेताओं के खिलाफ, उनपे विश्वास कर रहे हैं, वो लोग सरकार बदलने के लिए काम कर रहे हैं। और जनता में भी एक बड़ा वर्ग है, मैं आपको बताऊं, जिसके मन में ये है कि इन भ्रष्टाचारों से मुक्ति पानी है, अगर विकास की गंगा बहानी है तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुसार यहाँ पे राजग की सरकार फिर से बनानी होगी। और एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको कि जब इसके पहले 2014 से 2019 माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार थी भाजपा की और आजसू की संयुक्त सरकार थी,
उस दौरान यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के और लोगों के रोजगार को लेके तमाम बड़े काम हुए थे, जिसको लोग याद करते हैं। अब देखना यह है कि जो जिस तरह से बढ़ चढ़ के लोग वोटिंग कर रहे हैं, वो वोटिंग वास्तव में सत्ता परिवर्तन के लिए है या हेमंत सोरेन ने जो मैया सम्मान योजना शुरू की है उस सब के पक्ष में है। हाँ। ये तो 23 तारीख को जब मतगणना होगी तब पता चलेगा। तब तो जी। पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, 23 तारीख के बाद जब नतीजे आएंगे तो जो तस्वीरें हैं वह सामने आ जाएंगी। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें इंदुकांत जी, जिस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए गए हैं या फिर बांग्लादेश घुसपैठी के जो मुद्दे हैं उसे उठाए गए हैं, उसके बाद क्या लगता है कि इसका सबसे ज्यादा जो फायदा है या किस पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे देखिए भ्रष्टाचार पे जैसा मैंने कहा कि इसका निश्चित तौर पे फायदा राजग को है, लेकिन इसके अलावा जो ये कटेंगे पटेंगे तो कटेंगे, और जिस तरह से इस मुद्दे के साथ जोड़ करके भाजपा के नेताओं ने और उसके सहयोगियों ने इस मुद्दे को उठाया है कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने खास तौर से संथाल परगना में, जहां दूसरे राउंड में चुनाव मतदान होने 20 तारीख को, उस पूरे इलाके में जो बांग्लादेश के बॉर्डर से कई जिले जो झारखंड के हैं वो 10, 15, 20 किलोमीटर दूर ही हैं, तो वहां गंगा पार करके साहिबगंज में, पाकुड़ में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों का इन्फ्लक्स हुआ है, वो आए हैं। और वो आते ही नहीं है, जैसा प्रधानमंत्री के स्तर पर भी उठाया गया, वो आकर के भोली भाली आदिवासी महिलाओं को अपने जाल में फंसा करके उनसे शादी करते हैं, बाद में उनके साथ उनकी प्रताड़ना भी करते हैं, और उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि जो आदिवासी लैंड है, जो संथाल परगना एक्ट एसपीटी के तहत वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसका शादी कर करके उसके वो मालिक बन जाते हैं, और फिर उस लैंड पे कब्जा कर करके तमाम तरह की संरचनाएं बनती हैं। और एक जानकारी मैं और आपके दर्शकों को देना चाहूंगा कि संथाल परगना के खास तौर से साहिबगंज, पाकुड़, इन जिलों में, गोड्डा में बड़े पैमाने पर पिछले 15 से 20 साल में, जहाँ पे एक मस्जिद हुआ करती थी, एक दरगाह हुआ करता था, वहां आज दर्जनों मस्जिदें हैं। तो ये आखिरकार कैसे इतने बड़े पैमाने पर बदलाव हो गए? हाँ। जिन गांवों के नाम हिंदुओं के नाम है, सांस्कृतिक कल्चरली हिंदू कल्चर से जुड़े हुए नाम है, उन गांवों में कई गांव ऐसे हैं जहां एक भी हिंदू नहीं आपको मिलेंगे। तो इन चीजों को जहां पे बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार भी किया है, जनता के बीच में लेकर के भाजपा गई है, तो भाजपा की बातों का उन इलाकों में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी 23 तारीख को देखने वाली बात होगी। हाँ ठीक है, और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अब चलिए रुक करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, आप मतदान केंद्र पर मौजूद है और यहाँ पर जो युवा पहुंच रहे हैं मतदान के लिए, या फिर महिलाएं या फिर बुजुर्ग, और काफी संख्या में पुरुष भी पहुंच रहे हैं, ऐसे में जो मतदाता हैं इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, और वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं? उत्कर्ष। अब बिल्कुल देखिए, आमतौर पर सुबह से हमने कई लोगों से बात की, ऐसे मतदाताओं से बात की, कई ऐसे महिला मतदाता थी जिनका साफ कहना था कि जो महंगाई है एक बड़ा मुद्दा है, और गृहिणी को सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान करता है तो वो बढ़ती महंगाई होती है। दूसरी तरफ कई लोग राष्ट्रवाद की भी बात की, उनका साफ कहना है कि रोहिंग्या मुसलमान और ऐसे लोग जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ के आदिवासी महिलाओं से शादी करने के बाद यहाँ के जो वो वोटर्स हो जाते हैं, यहाँ की ज़मीन उनकी हो जाती है, उससे सबसे ज़्यादा परेशानी है। तो लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग परेशानियां नजर आ रही हैं। अभी भी कई लोग जो हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। मतदान होता है तो ये जरूरी भी होता है, कई लोग जो होते हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होते हैं। तो आपने वोट दे दिया है? सर दे दिया। ये बताइए किन मुद्दों पर आपने इस बार वोट दिया? देखिए दिए। क्या मुद्दे थे? क्या रोजगार एक मुद्दा था, बेरोजगारी एक मुद्दा था, महंगाई एक मुद्दा था? क्या कुछ मुद्दे आज भी यहाँ अगर कोडरमा की बात की जाए तो नजर आती है? देखिए अब क्या होता है, यही सारे मुद्दे थे। अच्छा देखिए, और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर आपने वोट दे दिया है क्या? दे दिया। अच्छा, किन मुद्दों पर आपने वोट दिया? बस सुख अमन चैन शांति हमारे डिस्ट्रिक्ट में बना रहे। अच्छा, तो एक बात ये बताएं कि आज भी कोडरमा में किस चीज़ की कमी नजर आती है? क्या बिजली, रोजगार, पानी, ये सारी चीज़ें हैं? पानी बिजली की कमी तो है। कमी है। हाँ, जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगा इसकी समस्या दूर नहीं होना है। ये सारी परेशानी क्या कह रही थी मैडम, किसकी कमी है? ज्यादा परेशानी पानी का है। अच्छा, पानी की परेशानी होती है। पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, पानी ही नहीं आ रहा? नहीं, 5 दिन से पानी नहीं दे रहा है। आमतौर पर गृहिणी को महंगाई से भी एक परेशानी होती है, क्या लगता है महंगाई भी चरम सीमा पर है, इसको भी कम होना चाहिए?
कम होना चाहिए, लेकिन महंगाई से ज़्यादा तो पानी का जरूरत है ना। पानी का सबसे ज्यादा किल्लत। हाँ, खाने से पहले तो पानी चाहिए। राज्य सरकार इस पर काम करती है? कहाँ हो रहा है? होता तो पानी के लिए हम लोग शिकायत थोड़ी ना करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है कोडरमा का वो पानी नजर आता है। हाँ। बिजली पे भी कुछ लोग कह रहे थे, क्या बिजली समय पे आती है? था बिजली का, लेकिन इस अभी तो ठीक है, मतलब कुछ ठीक है। हाँ, आपको भी लगता है मैडम कि पानी एक परेशानी है? पानी ही है। अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग लोगों के होते हैं। कुछ लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होते हैं, वो यहाँ पर आए हैं। क्या मैडम फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहले भी आपने वोट दिया है? अच्छा, पहले भी आप दे चुके हैं। तो क्या लगता है यहाँ पे आज भी मुद्दे क्या है, किस चीजों को लेकर आप वोट देने आई? वोट देना तो हमारा अधिकार है, राइट है, फंडामेंटल राइट है। हर भारतीय सिटीजन को वोट देने ज़रूर आना चाहिए। कुछ लोग दूसरे शहरों में होते हैं, मैं भी नोएडा रहती हूँ, पर मेरा वोटर कार्ड यहाँ का है, तो मैं स्पेशली वोट देने के लिए यहाँ आई हूँ। नोएडा से स्पेशली वोट देने के लिए कोडरमा आई हैं, तो आप ये बता सकती हैं, आप तो दोनों स्टेट को कंपैरिजन करती हैं, क्या लगता है कि कोडरमा में किस चीज़ की परेशानी आज भी है जो नोएडा में नज़र आती है और आमतौर पर यहाँ पर नज़र नहीं आती? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ रहती नहीं हूँ कुछ समय से, तो मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती, पर जो आम मुद्दे हैं वो तो पूरे देश भर में ही हैं। आम मुद्दे जैसे कि थोड़ा और फोकस हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, थोड़ा एजुकेशन पर हो सकता है। सपोर्ट तो रहता ही है, तब भी बेहतर होने का स्कोप तो हमेशा ही है। रोजगारी लगता है एक बड़ा मुद्दा होती है कि बिहार झारखंड के लोग आमतौर पर पलायन कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, चाहे वो रोजगार के लिए हो चाहे पढ़ाई के लिए हो। रोज़गार भी एक मुद्दा है, साथ में कोडरमा माइका का बहुत बड़ा मतलब सेंटर था। पूरे वर्ल्ड में एकदम बेस्ट माइका, बेस्ट अब्रक यहाँ मिलता था, पर पिछले कुछ सालों से यहाँ पर अब्रक के फैक्ट्रीज़ को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। माइका के जो बिजनेसमैन हैं उनको भी काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं, तो उसको लेकर के ज़रूर कुछ हो सकता है। वर्ल्ड की मीडिया में काफ़ी गलत रूप में उसे दर्शाया गया है, तो उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट रहने से काफी अच्छा रहेगा। ठीक है उत्कर्ष, लौटेंगे आपके पास। ठीक है उत्कर्ष, लौटेंगे आपके पास। और हमारे साथ चतरा से हमारे रिपोर्टर विकास कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं चतरा से। चलिए सीधा रुख करते हैं विकास कुमार की ओर। विकास जी, आप अभी मौजूद है मतदान केंद्र पर, वहां पर क्या कुछ वहां से तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है? विकास। बिल्कुल, मैं बता दूं तो देखिए, सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चतरा के सीट की बात करें या सिमरिया विधानसभा सीट की बात करें, दोनों सीटों में सुबह के 7 बजे से ही मतदाता जो है वो आ रहे हैं मतदान के लिए, और पहले मतदान और फिर जलपान के स्लोगन को अपना रहे हैं। और तमाम मतदाता सुबह के 7 बजे से चूंकि आ रहे हैं, सारे मतदाता अपने पहले मत को प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद अपने घर में बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता है, उनसे हम बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो वोट कर रहे हैं और जो सरकार बनेगी, जो उनके प्रत्याशी है, उनसे क्या कुछ वो उम्मीद रखे हैं, किस मुद्दे पर वोट किए। आज हम अपना मतदान 5 साल आगे का 5 साल देख के दे रहे हैं और अपना फ्यूचर देख रहे हैं। इसमें जो हमारे लिए बेहतर काम करेगा उनको मतलब। आप किस मुद्दे पर वोट किए? बहुत अच्छा है, इनका नीति देख करके हम लोग जो है वोट करेंगे। आप किस मुद्दे पर वोट किए, क्या चाहते हैं अपने प्रत्याशी से? हाँ ठीक है विकास जी, और हमारे साथ लौटेंगे विकास जी आपके पास, और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं इंदुकांत जी की ओर। इंदुकांत जी, अगर इस बार हम चुनाव को देखें तो यह चुनाव बड़ा ही खास है, क्योंकि इस बार झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब जो पहले मुख्यमंत्री थे या तो वो खुद चुनावी मैदान में या फिर उनके जो परिवार के सदस्य वो खुद चुनावी मैदान में, और ऐसे में हेमंत सोरेन भी चुनावी मैदान में। तो क्या लगता है इस बार सबकी जो निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि क्या मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन राज्य में गठबंधन को लगातार दूसरी बार सत्ता में वापस लौटा पाएंगे या नहीं? इंदुकांत जी, ये बड़ा प्रश्न है जी, और वास्तव में कांग्रेस लगातार पिछले कई दशकों से, कम से कम मैं पिछले 3 चुनाव से तो स्वयं देख रहा हूं कि वो पूरी तरह से जेएमएम के ही मतदाताओं पर, उसके कैंपेन पर निर्भर रहती है। क्योंकि कांग्रेस के वोट से कुछ इलाकों में कुछ चंक्स हैं, लेकिन वास्तव में वो
जेएमएम की पॉलिटिक्स पर बेस करके ही अपनी पॉलिटिक्स झारखंड में करती है। हाँ। तो ऐसे में हेमंत सोरेन पर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और अपनी पार्टी के सबसे प्रमुख कैंपेन करने वाले कैंपेनर वही हैं और उन्हीं पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो ऐसे में वो अपनी सरकार या अपने गठबंधन के लोगों की नैया पार करा पाएंगे, हाँ। ये संदेह के घेरे में। हाँ। एक बात को लेकर करके जेएमएम का और हेमंत सोरेन का मुख्य फोकस है, वो ये है कि उनको गलत ढंग से गिरफ्तार किया गया, झूठे मामलों में फंसाया गया। हाँ। और जो विपक्षी मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी वो आदिवासी विरोधी है, इसलिए उन्होंने उनको तकलीफ दी, उनके खिलाफ इस ढंग की कार्रवाई की। अब जनता में दो वर्ग हैं। एक वर्ग स्पष्ट तौर पे मानता है कि हेमंत सोरेन पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनकी सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त थी और उन्होंने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे, खासतौर से बेरोजगार युवकों के लिए कि आपको 5 लाख 10 लाख रोजगार देंगे, उसके बाद बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। इन दोनों फ्रंट पे हेमंत सोरेन की सरकार पूरी तरह से विफल रही और वो बहुत बमुश्किल लास्ट में कुछ लोगों को रोजगार दे पाए, दिखाने के लिए कि हम रोजगार देना चाहते हैं, और बेरोजगारी भत्ता देने का तो वादा ही भूल गए। किसानों के ऋण माफ करने की बात की थी कांग्रेस ने और जेएमएम ने, उन्होंने शुरुआती दौर में और 2 लाख तक के शुरुआती दौर में उन्होंने 50,000 का ऋण माफ किया। जी ठीक है इंदुकांत जी, हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है और ऐसे में आपके साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका, और इंदुकांत जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।